बहुत स्वागत है आपका। स्वराज एक्सप्रेस दिख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और दतिया उपचुनाव को लेकर पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां अब एक बड़ा अपडेट 10वें राउंड की काउंटिंग में भी कांग्रेस आगे है, जहां घनश्याम सिंह 10,913 वोटों से आगे चल रहे हैं और भाजपा प्रत्याशी लगातार पीछे बने हुए हैं। जहां आपको बता दें कि लगातार 8 ऐसे राउंड जहां कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए हुए है। 5वें राउंड से कांग्रेस लगातार आगे चल रही है और ऐसे में अब 10वें राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस अब भी बढ़त बनाए हुए हैं। लगातार भाजपा के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी यहां से पीछे चल रहे हैं। जहां दतिया उपचुनाव को लेकर ये अपने आप में एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां लगातार 5 राउंड से कांग्रेस इस समय आगे चल रही है और 5वें राउंड से ही कांग्रेस चूंकि आगे चल रही है, ऐसे में एक बड़ा उलटफेर देखा जा रहा है। एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, 10वें राउंड में भी कांग्रेस इस समय आगे चल रही है। लगातार आशुतोष तिवारी भाजपा के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं और घनश्याम सिंह 10,913 वोटों से इस समय आगे है। एक बड़ी लीड, बड़ी बढ़त यहां पर कांग्रेस की देखने को मिल रही है। बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी लगातार पिछड़ रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी लगातार यहां पर 5 राउंड से बढ़त बनाए हुए हैं। जहां सुबह से पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं, जब से ही मतगणना शुरू हुई है 2 राउंड में बीजेपी आगे चल रही थी, जिसके बाद से लगातार यहां पर अब कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। चूंकि कांग्रेस लगातार दावे कर रही थी जीत को लेकर और अब वो तस्वीरें भी धरातल पर दिखाई दे रही है और ये तस्वीरें आप देखेंगे जहां कांग्रेस कार्यालयों में इस समय जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही है, मिठाई बांटी जा रही है। चूंकि लगातार कांग्रेस दावा कर रही थी जीत को लेकर और वो एक बड़ी बढ़त को लेकर जहां दावा कर रही थी, एक बड़े आंकड़े के साथ जीत का दावा कर रही थी, उसकी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पीसीसी के बाहर की ये तस्वीरें, जहां कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल दिखाई दिया। यहां पर लोग खुशियां मनाते हुए दिखाई दिए और दतिया में भी चुनाव का एक अलग ही माहौल दिखाई दिया, जहां घनश्याम सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जैसे ही बढ़त बनी उनकी जीत को लेकर हमारे ग्रुप एडिटर प्रभु पटेरिया जी ने भी उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आप सुनिए। घनश्याम सिंह जी, आपको तो मैं आपसे मिला था चुनाव प्रचार के दौरान, तो आप तो राजेंद्र भारती की बड़ी तारीफ कर रहे थे। जैसे ही मतदान हुआ आपने उनकी शिकायतें कर दी और उनको निलंबित करा दिया। क्या बिल्कुल भी पार्टी के लिए काम नहीं किया उनने? नहीं, उनने बिल्कुल काम नहीं किया, उल्टा काम किया। अब मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, क्या था, पूरी पार्टी हमारी यहाँ थी मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष जी थे, विपक्ष के नेता थे, तमाम पदाधिकारी थे, प्रदेश प्रभारी थे, प्रदेश सह प्रभारीगण थे दिल्ली से भेजे हुए, और पूर्व मंत्री थे, सारे लोग यहाँ सीनियर मौजूद थे। पूरे चप्पा चप्पा उन्होंने छान डाला विधानसभा का, उनसे कोई बात छुपी नहीं। उनको जो महसूस हुआ होगा उनने ऊपर रिपोर्ट भेजी होगी, इसलिए पार्टी ने कार्रवाई की। आपके नेता दावा कर रहे हैं कि नरोत्तम की टीम ने आपके लिए काम किया आपके समर्थन में। क्या ऐसा वाकई में हुआ है? आपको सपोर्ट मिला है क्या उधर से, बीजेपी से? देखिए क्या है, भाजपा में झगड़ा हुआ, झगड़ा हर पार्टी में संतोष थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन उनका झगड़ा सड़कों पे पहुंचा, लोग बहुत नाराज हुए कार्यकर्ता, तो उसका फायदा तो हमें मिलेगा ही। कुछ कार्यकर्ता तो मन बस सोच के भाजपा का काम करने लगे, कुछ ज्यादा नाराज थे तो घर बैठ गए, और कुछ ने मेरा भी समर्थन किया। स्वाभाविक बात है। अच्छा, एक बड़ी चुनौती जो आपके सामने अभी आने वाली है, जो पिछले 2.5 सालों में विकास नहीं हुआ, जो आप लोग कह रहे थे कि चूंकि वहां पर राजेंद्र भारती विधायक थे, सरकार बीजेपी की है, तो वही स्थिति तो आपके सामने भी आने वाली है। कैसे कहते हैं विकास नहीं हुआ? विकास बराबर चलता, नहीं, विकास बराबर चलता रहा, विकास नहीं रुका था। आप उदाहरण के तौर पे उनसे पूछिए, बताइए कौन सा काम नहीं हुआ? जो काम हो रहे थे सब हो रहे थे, जो फंड आ रहे थे वो आ रहे थे और आएंगे। और कहीं कोई ऐसी बात लगी तो हम सड़कों पे उतरेंगे, हम लड़ेंगे, दबाव बनाएंगे प्रशासन पे, कहीं पीछे नहीं रहेंगे, शासन पे दबाव बनाएंगे। अच्छा घनश्याम जी, भोपाल में हमारे सारे नेतागण हम मेरा समर्थन करेंगे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सामने आ जाएगी। जी, आपके अध्यक्ष एक बात और कह रहे थे कि बीजेपी ने 5-5 हजार रुपए के लिफाफे बनाए हैं, लोगों को बांट रही है। आप जब गए थे स्ट्रांग रूम में तो आपने कहा कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो रही, आपको चुनाव पूरा नीट एंड क्लीन दिखाई दिया। तो आपके अध्यक्ष और आप में इतना अंतर क्यों आ गया? देखिए क्या है, ये
काउंटिंग तो नीट एंड क्लीन रही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और विधानसभा मतलब चुनाव के दौरान पैसा खूब बांटा गया, शराब खूब बांटी गई, सब कुछ हुआ। लेकिन ये जरूर है, ये मैं तारीफ करूंगा कि लोकल प्रशासन दबाव में नहीं आया। नहीं तो बहुत बड़े स्तर पर बूथ कैप्चरिंग की भी योजना थी, प्रयास भी किया गया, लेकिन जैसी सूचना मिलती थी फोर्स पहुंच जाते थे, अधिकारी पहुंच जाते थे, कांग्रेस कार्यकर्ता जागृत थे, वो एक्टिव हो जाते थे, तो उनमें नहीं होने दिया। प्रयास तो बहुत किया गया। अच्छा, इस पूरे चुनाव के दौरान अभी नरोत्तम मिश्रा जी से कभी कोई बात हुई क्या? क्योंकि आपने शुरू में तो उनसे बड़ी संवेदनाएं आपने जाहिर की थी, उनका टिकट कटने को लेकर आपने कहा था कि भाई नरोत्तम जी बहुत सक्रिय नेता है, बड़ा जनाधार है उनका क्षेत्र में। मुझसे कोई बात नहीं हुई, मैं उनसे कभी न मिला न बात हुई। मैं कभी मिला उनसे, न कोई बात हुई। मैंने तो इतना कहा था कि नरोत्तम मिश्रा जी सामने होते तो मजा आता चुनाव में, चुनौतीपूर्ण चुनाव होता। अब थैंक यू बोलने जाएंगे क्या उनको? कुछ नहीं, अब तो होगी आगे बात। नहीं, अब बात क्यों नहीं होगी? अगर कोई बात आवश्यक होगी, राजनीतिक रूप से करना जरूरी होगा तो करूंगा। और व्यक्तिगत रूप से मेरी कभी कोई बात नहीं होती, न करूंगा। और दतिया में किसका होगा विजय तिलक, किसी को लेकर चर्चा करेंगे। प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही अजित त्रिपाठी एग्जीक्यूटिव एडिटर भी जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, रुख सबसे पहले आपका ही करूंगी। आपने काफी नजदीक से चूंकि दतिया का इलेक्शन दिखा है, आप वहीं पर मौजूद थे, लेकिन अभी हमने जिस तरह से घनश्याम सिंह जी को लेकर भी सुना, उन्होंने जीत का दावा कांग्रेस शुरुआत से ही कर रही थी, जीत भी रही है, लेकिन सर क्या माना जाए कि बीजेपी की गुटबाजी अकेले का ही फायदा कांग्रेस को इस समय मिल रहा है, क्योंकि एक बड़ा उलटफेर इससे देखा जा रहा है? ये गुटबाजी दोनों तरफ थी, दोनों पार्टियों में, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों में बराबरी से विरोधी खेमा सक्रिय था। दोनों पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता एक दूसरे विरोधी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करते हुए वहां पे दिखाई दिए। सामने वह पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पीठ पीछे जो है दूसरी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। फर्क बस इतना था कि राजेंद्र भारती उनकी टीम घर बैठ गई थी, नरोत्तम मिश्रा उनकी टीम पूरी जो है बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में काम कर रही थी। लेकिन अंतर विरोध जो है, अंदर खाने में जो नाराजगी थी, वो कार्यकर्ताओं की नरोत्तम के सक्रिय होने के बाद भी दूर नहीं हुई। नरोत्तम को जरूर इस बात का साधुवाद है कि उन्होंने जो वादा किया था मंच से कि वो एक एक घर जाएंगे, शीश नवाएंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी से तमाम उपेक्षाओं के बावजूद नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के लिए पूरे मन से वहां पर काम किया। ये एक उनका बड़प्पन माना जा सकता है। हमने ये इसी पार्टी में देखा है बीजेपी में कि जिसका आप टिकट काटते थे, आमतौर पे पहले ये होता था जिस भी नेता का टिकट काटा जाता था वहां से दूसरे को टिकट दिया जाता था, तो जिसका टिकट कटा हुआ है, जो कि स्वाभाविक दावेदार था, तो उसको पार्टी वहां का चुनाव प्रभारी बना देती थी, उसके जिम्मे थोप देते कि ये पूरा चुनाव तुमको लड़कर जिताना है। यहाँ पे वो पार्टी ने वो स्थिति नहीं पैदा की, नरोत्तम ने खुद वो जिम्मा लिया कि मैं आशुतोष को जिताऊंगा। उन्हें संकल्प लिया था मैं आशुतोष को जिताऊंगा, मेरे का माई की कसम खाई थी उनने कि मेरे कार्यकर्ता जो है सड़क पे निकलेंगे, काम करेंगे पार्टी के लिए। कार्यकर्ता निकले जरूर, लेकिन जनता ने उन पर भरोसा नहीं किया। जनता का लगाव वहां से जो नरोत्तम का जो भावनात्मक वेग सामने आया था मंच पर आशुतोष के नॉमिनेशन के दौरान, उससे जनता ने अपना निहितार्थ निकाल लिए, रास्ता उन्हें खोज लिया। जो है कांग्रेस के जो बागी थे, यदि कहें विरोधी थे, जो कांग्रेस के रिबेल कैंडिडेट लोग थे, उन पर जो है नरोत्तम के लोग भारी पड़ गए। ये सीधा सीधा इस चुनाव का कह सकते हैं। बाकी अभी जब आप कह रही हैं कि चुनाव कहां जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव अब जो है पूरी तरह कांग्रेस के कब्जे में है। केवल बसई का पॉकेट खुलना बाकी है, जहां से बीजेपी उम्मीद करती है कि उसको 3000 वोटों की लीड मिलेगी। यदि 10,000 से आगे हैं अभी घनश्याम सिंह, तो 3000 हम माइनस भी कर दें तो लगभग जीत का अंतर वही होगा जितने अंतर से पिछले चुनाव में नरोत्तम मिश्रा हारे थे। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा को बसई में वोट नहीं मिला था, शहर में दतिया में भी नहीं मिला था, बसई में भी नहीं मिला था। तो बसई में बीजेपी ने बहुत जोर लगाया इस बार। वो मान के चल रहे हैं करीब 3000 से, मतलब बीजेपी यदि जीतती है तो 3000 का अंतर पाटेगी, और यदि नहीं जीतती है, आगे नहीं बढ़ती है वहां पर उनकी उम्मीदों के हिसाब से, तो फिर ये जीत का अंतर और बड़ा हो जाएगा। जैसा कि घनश्याम सिंह दावा कर रहे थे, उससे भी ज्यादा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ा उलटफेर देखा जा रहा है। अजय जी, इस इलेक्शन को आप कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि यदि हम देखें तो कांग्रेस की जीत का भी लेकिन एक क्या बड़ा आधार हो सकता है, जहां हमने देखा भाजपा का पूरा संगठन वहां पर उतर आया। मात्र एक बाई इलेक्शन में खुद मुख्यमंत्री वहां पर डटे हुए थे, चुनाव प्रचार चल रहा था, लेकिन कांग्रेस की जीत की एक बड़ी वजह क्या मानी जाए सर? देखिए, बड़ी स्पष्ट भाषा में अगर बात करें, पत्रकारिता की भाषा में बात करें, तो कांग्रेस जीती नहीं है कृतिका, बीजेपी हारी है। ये चुनाव में बीजेपी हारी है, और बीजेपी में भी किसी ने हरवाया जितवानी है, जनता ने।
वो जनता जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बड़ा प्यार करती, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के प्रति श्रद्धा रखती, उस पार्टी की, उस जनता की नाराजगी थी। उस पार्टी ने सजा दी, जनता ने सजा दी, नरोत्तम मिश्रा को पिछला चुनाव हरवा दिया। लेकिन जनता ये जानती थी कि नरोत्तम मिश्रा विकास कर सकते हैं, उनके सुख दर्द में हो सकते हैं। एरोगेंसी एक मुद्दा आ गया था, उसको दूर कर दिया गया और नरोत्तम मिश्रा ने साबित किया कि लगातार हारने के बाद भी उनका हर शनिवार को दतिया पहुंचना, शनिवार इतवार दतिया में रहना, दतिया वालों को काम करना, उनके संग खाना खाना, उनकी बात सुनना, ये नरोत्तम मिश्रा ने 2.5 साल में नहीं छोड़ा। तो जनता उनके साथ खड़ी थी। लेकिन भाजपा का पता नहीं कौन सा सर्वे आया, उस सर्वे को समझ से परे रहा, नरोत्तम का टिकट काटा। तो जनता ने फैसला लिया है, ये कांग्रेस नहीं जीती है बल्कि जनता जीती है, बीजेपी हारी है और जनता जीती है। उसका रिजल्ट ये दिखाई पड़ रहा है हमको कांग्रेस के रूप में। हकीकत ये है कि वह जनता जीती है और बीजेपी हारी है। कृतिका, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, लेकिन जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि आशुतोष तिवारी को जब टिकट मिलता है तो आपको ध्यान होगा हमारा जन चौपाल एक कार्यक्रम था, उस समय हमने आम जनता को ये कहते सुना कि वो आशुतोष तिवारी को नहीं जानते। तो क्या आशुतोष तिवारी वो चेहरा नहीं बन पाए सर कि नरोत्तम मिश्रा के कद में कहीं ना कहीं वो चेहरा रहे? दूसरी चीज हमने एक और लाइन सुनी कि वो बाहरी प्रत्याशी है, बाहरी चेहरा है जिन्हें लाकर उतारा गया। तो क्या इसका भी खामियाजा पार्टी को सर भुगतना पड़ा? देखिए कृतिका, नरोत्तम मिश्रा जब 2008 में चुनाव लड़े थे दतिया से, तो नरोत्तम मिश्रा भी बाहरी ही थे, वो दतिया के लोकल नहीं थे। आज भी उनका जो मूल घर है, निवास स्थान, वो डबरा में है। दूसरे विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं, वो दतिया की नहीं है। लेकिन उनने वहां पर समर्पण से काम किया, लोगों से जुड़ाव रखा, उन्होंने वहां पर घर भी बनाया, वहां पर लोगों से मिलना, क्षेत्र को जैसा पाला पोसा जाता है, जिस तरीके से संवारा जाता है, वो पूरा काम उन्होंने किया। वो कोशिश वो करते रहे और लोगों को अपना बनाया। आशुतोष तिवारी दतिया जिले के ही मूल निवासी हैं, बगल की विधानसभा भांडेर के निवासी हैं, पिछली बार सेवड़ा से टिकट मांग रहे थे। उनके साथ दिक्कत ये है कि वो जिस स्कूल में पढ़कर निकले हैं बीजेपी आरएसएस के, उस स्कूल में उनको उनने टीचर बना दिया था। वो चुनाव मैनेजर थे, चुनाव लड़वाना, संगठन मंत्री की भूमिका में पार्टी के आपस के झगड़े सुलझाना, चुनाव में यदि कहीं हो रहा है तो उस चुनाव में पर्दे पीछे से बैकडोर से पूरे चुनाव का कामकाज देखना, संचालन करना, ये काम करते रहे। कभी वो फील्ड पर उतर खुद जनता का बीच अपना चेहरा लेकर नहीं पहुंचे। ये कमी उनकी थी जो यहाँ पर दिखाई दी है। और निश्चित तौर पर दतिया के लोग उनको नहीं जानते थे कि उनकी ज्यादातर जो है कामकाज दूसरे क्षेत्रों में रहा है। वो बुंदेलखंड में रहे, ग्वालियर चंबल के क्षेत्रों में रहे, तो उस तरीके से उनका कामकाज बाहर रहा। जहां पार्टी ने दायित्व दिया वहां पर वो काम करते रहे। पार्टी ने उनको हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन जरूर बनाया था कि उससे दतिया क्षेत्र से सीधा जुड़ाव उनका उससे भी नहीं हो पाया था। निश्चित तौर पर बीजेपी के बड़े हैं, संगठक रहे हैं, लेकिन वो जो चुनाव लड़ना, यदि मतलब ये कहें कि बैलगाड़ी में बैठना और बैलगाड़ी को हाँकना जो अंतर होता है, वही अंतर यहाँ पे उनके साथ में दिखाई दिया कि वो जब उनको हाँकने की बारी आई तो उनको हाँकना नहीं आता था, बैठना तो आता था कि बैलगाड़ी में कैसे सवार हुआ जा सकता है। तो ये दिक्कत उनके सामने खड़ी हुई जिसको वो समझ नहीं पाए। कोशिश की उनने उतरने की, लेकिन समय बहुत कम था, 15 दिन का चुनाव था, उस बीच में जो है उस तरीके से लोगों से जुड़ाव नहीं हो पाया। और वो फेस, सूरज जो कहें कि सूरज के सामने चंद्रमा क्या रोशनी देगा, तो वो फेस सामने था नरोत्तम मिश्रा। लोगों को बार बार नरोत्तम का चेहरा वहां पर दिख रहा था, तो इसलिए जो है आशुतोष तिवारी उस तरीके से लोगों से जुड़ाव नहीं हो पाया, वैसा उनके बारे पहचान नहीं हो पाई, वो साख नहीं हो पाई। और पार्टी ने भी, कार्यकर्ताओं ने भी उनके लिए इतने समर्पण से काम नहीं किया, चाहे दतिया के लोग हों, चाहे बाहर से आए हुए लोग हों। वो इस कमी को नहीं समझ पाए, इस कमी को दूर करने की कोशिश वहां पर नहीं की और ये गड्ढा भारी पड़ गया पार्टी को। बिल्कुल अजय जी, यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे थे कि ये चुनाव कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा का भविष्य तय करेगा। सर, साख दाव पर लगी थी, पूरी पार्टी ने तो जोर लगाया, लेकिन फिलहाल जो अभी इनको नतीजे वाकई नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो रुझान शुरू से आना शुरू हुए थे, इसके बाद जो तस्वीर अभी हम देख पा रहे हैं, तो सर आगे क्या माना जाए, नरोत्तम मिश्रा का भविष्य क्या होगा पार्टी में? अब देखिए, निश्चित रूप से ये पार्टी का चुनाव जो था उसमें ऐसे चुनाव में निश्चित रूप से जो भी जाए नरोत्तम मिश्रा को इसका भविष्य दांव पर लग जाता है। देखिए, नरोत्तम मिश्रा अगर ये चुनाव बीजेपी जीत जाती तो भी नरोत्तम मिश्रा के लिए एक विकल्प हो जाते आशुतोष तिवारी, जो चुनाव जीतते और वो चुनाव जीत करके अगली बार पुनः दावेदार हो जाते। और अभी चूंकि देखिए अभी बात नहीं हो रही है, बीजेपी में थोड़ा डिसिप्लिन होता है, लेकिन अब देखिए कल से यही बात शुरू हो जाएगी कि नरोत्तम मिश्रा के लोगों ने नरोत्तम मिश्रा के इशारे पर तमाम आरोप लगेंगे कि ये चुनाव हरवा दिया गया और उसका खामियाजा नरोत्तम मिश्रा को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में नरोत्तम मिश्रा को वो तवज्जो दतिया में मिलेगी। पार्टी
की नाराजगी रहेगी, उसका कारण भले कोई हो। जो हम बार बार बात कह रहे हैं, प्रभु जी वो बात जो कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा ने पूरी शिद्दत से काम किया, पूरी ईमानदारी से काम किया, लेकिन उनके लोगों को नहीं पसंद आया, विशेषकर जनता को दतिया के पसंद नहीं आया ये बदलाव, लेकिन उसका खामियाजा नरोत्तम जी के हिस्से में लिखा जाएगा। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का एक अपना एथिक्स है, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता, जो प्रभु भाई ने बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, बाहरी हो या अंदरूनी हो, कुछ भी हो, ये साइडलाइन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उमा भारती मध्य प्रदेश से हटकर के यूपी गई, यूपी का एक विधानसभा क्षेत्र चरखारी, वहां से चुनाव लड़ी, चुनाव जीती और यूपी विधानसभा की मेंबर बनी। कैलाश विजयवर्गीय अपना जो ट्रेडिशनल सेंटर था उनका इंदौर 2, वहां से चुनाव लड़ते लड़ते अचानक महू शिफ्ट कर दिए गए, महू उनके लिए बाहरी था लेकिन चुनाव लड़े जीते। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण बीजेपी में हैं। लेकिन जब मतदाता ही मन बना ले कि नहीं जिताना, या कार्यकर्ता मन बना ले नहीं जिताना है, उसका परिणाम इस चुनाव में दिखाई पड़ा। और निश्चित रूप से इसका खामियाजा थोड़ा बहुत तो नरोत्तम जी को भुगतना पड़ेगा, नरोत्तम जी पर आंच आएगी, वो भले कितना स्पष्टीकरण देते रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जहां प्रभु जी हम इस समय देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, बड़े लंबे वक्त के बाद ये तस्वीरें दिखाई पड़ रही जहां पीसीसी में इस समय जश्न का माहौल है। सर, लिटमस टेस्ट के तौर पर कांग्रेस के लिए ये चुनाव देखा जा रहा था। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे सहयोगी ने किसी खास गेस्ट से बात की है, एक बार वो सुनवा देते हैं। पीसी शर्मा कुछ कह रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी, लेकिन जो हालात चल रहे हैं, अभी तो बीजेपी बढ़त की तरफ जा रही है। बीजेपी नहीं जा रही, अभी बढ़त की जा रही है। और ये बढ़त जिस तरह से स्लो स्टडी चल रही है, ये बताता है अंडर करंट घनश्याम सिंह जी का और कांग्रेस। और जब कोई करंट अंडर करंट चलता है तो एकदम से ड्रॉप नहीं होता, ये चलेगा। मुझे तो बसई में जिसकी उम्मीद बीजेपी को, मुझे तो लग रहा है बसई में भी कांग्रेस कुछ न कुछ बढ़त जरूर लेगी। ये अनुमान, ये पब्लिक है जो सब जानती है, ये अनुमानों को तोड़ती है, इसलिए सब अनुमानों को तोड़ेगी और आखिरी तक बढ़त चलती है। बसई में तो देखो गड्ढा तो वहीं भर जाएगा पूरा बसई में। कोई नहीं, बसई में कितने बूथ हैं? 10-20 बूथ से कुछ होगा क्या? पूरे बूथ के पूरे ले ले तो नहीं होने वाला है कुछ। भाई आज 6-7 हो गया, अभी 8, 9 और 10 इसमें फिर बढ़त होगी। तो ये अनडिफिटेबल बढ़त आ गई है, इसलिए मैं सोचता हूँ 13 राउंड तक वो होगी। 14 में कुछ थोड़ा बहुत उलटफेर हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों हुए बीजेपी के, जबकि पूरा सत्ता संगठन यहाँ पर रहा? ये चुनाव बहुत सही पूछा आपने। जनता, ये सरकार ने लड़ा है, पूरे प्रशासन ने लड़ा है, और यहाँ की जनता और यहाँ के कार्यकर्ता और घनश्याम सिंह जी ने इसका जवाब दिया है। 23 में उन्होंने प्रताड़ना का जवाब दिया था, अब ये जवाब दिया कि तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, कि बाहर का कैंडिडेट लाओ उसको भी जिता दो, या कोई तीसरे वाले की नहीं चलेगी कि वो आए और वोट काट के बी टीम। बीजेपी ने यही नहीं किया, उन्होंने अपनी बी टीम उतारी कि कांग्रेस की वोट काटो। लेकिन ये जो इसलिए वो गाना, ये पब्लिक है, सब जानती है, इसलिए कोई उनके बहकाव में नहीं आया। इसलिए ये स्टडी 10,000 से ऊपर कांग्रेस से ये है कि जैसे कि निष्कासन किया गया, क्या लगा उनने भितरघात किया है, इतनी जल्दी फैसला क्यों लिया गया? राजन भारती तो खुद पीड़ित थे। देखिए, घनश्याम सिंह जी कैंडिडेट हैं, उनने जो देखा उस पर उन्होंने कंप्लेंट की और पीसीसी और एसीसी ने उस पर एक्शन लिया है। तो ये मैं समझता हूँ कि घनश्याम सिंह जी ने इस चीज़ को महसूस किया होगा, इसलिए उसके हिसाब से एक्शन लिया गया है। और ये कांग्रेस ने ये बता दिया है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी के नेतृत्व में, कि डिसिप्लिन चलेगा। डिसिप्लिन के अलावा कुछ नहीं। अनुशासन कांग्रेस में आ रहा है, इस संगठन सृजन के बाद अनुशासन की बात पहले हो रही है, इसलिए अनुशासन में सबको रहना पड़ेगा। और पीसी शर्मा को आप सुन रहे थे। प्रभु जी, जिस तरह से कांग्रेस की ही मैं बात कर रही थी, लिटमस टेस्ट के तौर पर इसे देखा जा रहा था। इस इलेक्शन को कांग्रेस ने भी पुरजोर कोशिश की, पूरी मेहनत की। बसई का चूंकि आप भी जिक्र कर रहे थे, बसई का उन्होंने भी जिक्र किया। पीसी शर्मा ने जीत का पूरा दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं 14-15 राउंड तक तो क्लियर हो ही जाएगा, 13 राउंड के बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सर, बड़ी जीत, बड़ा उलटफेर क्या माना जाए 2028 के लिए? कहीं ना कहीं कांग्रेस में अब एक नई ऊर्जा का संचार होगा इस इलेक्शन के बाद। देखिए कृतिका, ये सीट कांग्रेस की थी पिछले चुनाव में जी, कांग्रेस ने अपनी सीट रिटेन की है। और जहां तक पीसी शर्मा कह रहे थे कि चुनाव प्रशासन ने लड़ा है, हाँ। जो कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं चुनाव निष्पक्ष हुआ है।
वोट काउंटिंग में भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, नीट एंड क्लीन वो तमगा दे रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस से बातचीत में घनश्याम सिंह ने ये बात कही है। तो बाहरी नेता वहां पर कुछ भी कह लें, यदि प्रशासन चुनाव लड़ता तो शायद कांग्रेस इतने ज्यादा वोटों से आगे नहीं होती। प्रशासन पर कोई शिकायत नहीं की कांग्रेस की तरफ से, कहीं बूथ के एचपीएन की शिकायत नहीं है, कहीं कांग्रेस के लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, इस तरीके की कोई शिकायत नहीं की है। अब नेता है अपने अपनी बात करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि अब चुनाव लौट नहीं सकता है। चुनाव सीधा सीधा घनश्याम सिंह के पाले में है। अब बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, और बिल्कुल सही बात है ये कि जो है अब जो भी उलटफेर होना है, मतलब जो भी थोड़ा बहुत बदलाव होना है, वो 14-15 राउंड में जब बसई खुलेगा तब होगा। अभी ग्रामीण क्षेत्र खुल रहे हैं तो इसमें भी दोनों को बराबरी से वोट मिल सकते हैं। और अभी तक जो घनश्याम सिंह जो लीड ले गए हैं शुरुआत से लेकर अभी तक, गोराघाट से लेकर दतिया शहर तक आते आते जो लीड लेकर गए हैं, उसको पाट पाना बीजेपी के लिए संभव नहीं है। एक बड़ा इस चुनाव में एक और फैक्टर है, जो तीसरे कैंडिडेट थे दामोदर यादव जी, वो बहुत ज्यादा कमाल नहीं किए, 11-12 हजार वोट ले गए हैं। लेकिन वो जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि वो जाटव समाज का पूरा वोट ले जाएंगे, यादव समाज आधा ले जाएंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं है। वो कुछ वोट उनके पास है, लेकिन उतना ज्यादा बदलाव करने वाला नहीं है जो बीजेपी को फायदा पहुंचा सके। बीजेपी को उम्मीद उनसे भी थी। एक और फैक्टर इस चुनाव में जो हमको दिखाई दे रहा है, जब भाई आप भी गौर कीजिएगा, नोटा को जो है करीब 300 वोट मिले हैं अभी तक। नोटा जो है, नोटा आमतौर पर ये माना जाए कि दतिया के मतदाता, उनमें नाराजगी नहीं थी इस चुनाव प्रक्रिया को लेकर, वो अपना मत को एक स्पष्ट दिशा देना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि उनका मत रजिस्टर हो, ये बताए कि जो है कहां पे वो जाना चाहते हैं। तो इसको यदि हम चाहें तो नरोत्तम के फेवर में ले सकते हैं कि नरोत्तम का टिकट काटने का उनका मत घनश्याम सिंह की तरफ दिया, या इसको हम ये ले सकते हैं कि उनने जो है कांग्रेस की सीट थी, विधायक को चुनावी कानूनी उलझे में वो फंसा के उनको हटाया गया और फिर उपचुनाव कराया गया, तो उसका रिएक्शन था। तो नोटा पे वोट कम गया है। आमतौर पर नोटा का प्रतिशत कुछ ज्यादा ही होता है, यहाँ पर नोटा पर लोगों का वजन नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ का मतदाता बहुत माइंडसेट से यहाँ पे चुनाव मैदान में वो वोट करने गया था। उसने पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपने आप को तैयार कर लिया था, उसको कहाँ जाना है। और चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे बीजेपी के तमाम बड़े नेता हों, चाहे कांग्रेस से दिग्विजय सिंह उतरे हों, ये बहुत ज्यादा बड़े नेता वहां पर कोई प्रभाव उतना ज्यादा नहीं छोड़ पाए इस चुनाव में। लोकल कैंडिडेट जो आमने सामने थे, ये उसका प्रभाव था, और नरोत्तम मिश्रा का प्रभाव। बिल्कुल सर, आप इस बात से लेकिन कितनी सहमति रखते हैं कि मध्य प्रदेश में चूंकि ग्वालियर चंबल क्षेत्र जाहिर सी बात है राजनीति का एक एपी सेंटर कहलाता है, तो वहां पर कहा जाता है कि वहां की जनता के लिए सर पार्टी से ज्यादा मायने फेस रखता है, व्यक्तिगत विशेष का फेस मायने रखता है। तो सर क्या उसका भी एक परिणाम हम देख पा रहे हैं? सवाल मुझसे? जी सर, प्रभु सर। हाँ, निश्चित तौर पे वहां पे व्यक्ति जिस तरीके से काम करता है उसका प्रभाव है। हम यदि कहें कि यदि भांडेर देख लीजिए बगल की सीट, या सेवड़ा देख लीजिए सीटों को, लेकिन दतिया सीट में नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरीके से काम किया पिछले 3 चुनाव में, 20 साल से जिस तरीके से उन्होंने वहां पर काम किया, पुराना दतिया और आज का दतिया का फर्क लोगों को समझ में आता है। यदि हम कहें कि 2003 से अभी तक जो है लोग बीजेपी अभी भी दिग्विजय सिंह के नाम पर वोट पाती है, दिग्विजय सिंह को सामने फेस बनाती है चुनाव में जब उतरती है, क्योंकि उस समय बिजली नहीं थी प्रदेश में, पानी का संकट था, सड़कें खराब थी, बिजली पानी सड़क, ये 3 मुद्दे पर जो है बीजेपी ने चुनाव जीता था। 2003 में दिग्विजय सिंह की 10 साल पुरानी सरकार उखाड़ के फेंकी थी। तो विकास का यदि मुद्दा है, लोगों से जुड़ाव का मुद्दा है, तो ये सारे पैमाने पे नरोत्तम वहां पे नंबर 1 है। मध्य प्रदेश के हम कहें कि 230 विधायकों में नरोत्तम मिश्रा इकलौता ऐसा चेहरा है, ऐसे विधायक या ऐसे नेता हैं जो आज भी विधायक नहीं होने के बाद भी उनका जो है उनका फोन, मोबाइल पे कोई भी आम आदमी फोन करके अपनी बात उनको कह सकता है। हमने ऐसा भी देखा है कि किसी बच्चे को ट्रैफिक वाले ने पकड़ लिया, वहां से वो मंत्री जी को फोन लगा रहा है, मंत्री जी फोन उठा रहे हैं, नाम भी नहीं पूछ रहे हैं कौन है, वो उधर से कह रहा दादा मैं यहाँ पे खड़ा हूं और ये फलाने सिपाही जी हैं, ये मेरा चालान काट रहे हैं। तो सिपाही से भी वो बात करते हैं कि बच्चे से एक बार गलती हो गई, इसको छोड़ दो, अगली बार से ये नहीं करेगा। इस तरीके से यदि लोगों से जुड़ाव यदि रखने वाला व्यक्ति है तो निश्चित तौर पर उसका असर जनता को दिखता है। ये नरोत्तम ने भीतरघात किया हो ऐसी बात नहीं है, नरोत्तम ने कोई भीतरघात इस चुनाव में नहीं किया, लेकिन जनता जो थी वहां की उसने अपना आक्रोश प्रकट किया है कि आपने हमारे ऐसे उम्मीदवार का, ऐसे व्यक्ति का टिकट काट दिया आपने जो कि हमसे लगातार जुड़ाव रखता था।
आशुतोष तिवारी की कमी यह है कि जैसे मैंने भी बताया कि हैं दतिया जिले के निवासी, तो उस क्षेत्र में संपर्क का दायरा उनका कम था। यदि इनका संपर्क थोड़ा ज्यादा होता शायद नरोत्तम को लेकर जो नुकसान हुआ है बीजेपी को, ये नहीं हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल सर। अजय जी, जिस तरह से हम यदि पूरे ही इस बाई इलेक्शन पर नजर डालें सर, नामांकन प्रक्रिया से लेके या उससे पहले प्रत्याशी चयन से लेके, नरोत्तम मिश्रा का तय था कि उन्हीं को ही टिकट दिया जाएगा, लेकिन एक पैनल दिल्ली जाता है, उसके बाद मंथन होता है और नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट के फिर आशुतोष तिवारी को दिया जाता है। उस पूरे घटनाक्रम के बाद हमने दोनों ही दलों में कहीं ना कहीं अंतरकलह भी देखी, जहां अवधेश नायक नाराज नजर आए। कांग्रेस से यदि हम देखें, इधर नरोत्तम मिश्रा के आंसू छलक जाते हैं। पूरे ही सर घटनाक्रम को देखें, अब फाइनली कहीं ना कहीं जीत के नजदीक कांग्रेस ही नजर आ रही है। ओवरऑल इलेक्शन को सर अब आप कैसे देखते हैं? क्या दोनों ही दलों के लिए क्या भविष्य तय करेगी? साख दोनों के दांव पर लगी थी सर। देखिए, कुल मिलाकर के आपने जो शुरू में सवाल किया था उस सवाल का उलट है कि ये कांग्रेस के लिए लिटमस टेस्ट नहीं था ये चुनाव। ये चुनाव बीजेपी जो सत्तारूढ़ पार्टी, उसका लिटमस टेस्ट था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी का पहला चुनाव था। नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट करके बीजेपी ने एक नई रणनीति बनाई, उसका लिटमस टेस्ट था। ये लिटमस टेस्ट बीजेपी का था और बीजेपी उस लिटमस टेस्ट में फेल हो गई। दूसरी बात आप जो कह रही थी उसमें बड़ा सिंपल सा बात है कि ये चुनाव दोनों पार्टियों के लिए एक माइलस्टोन बनना था और ये तय हो गया। इस चुनाव से एक मैसेज चला गया भाजपा को, कांग्रेस को, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को कि आप हाईकमान जो भी हो, चाहे कांग्रेस का हो या चाहे बीजेपी का हो या जो भी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं, उनका जो हाईकमान है वो दिल्ली में बैठ करके फैसले नहीं कर सकता। सो कॉल्ड सर्वे के आधार पर, सो कॉल्ड एनालिसिस के आधार पर, सो कॉल्ड तमाम चीजों के आधार पर फैसले नहीं ले सकते। जनता के ऊपर फैसला छोड़ना पड़ेगा। जनता तय करेगी इसको। अगर उसको अपने प्रत्याशी को सजा देनी है, अपने व्यक्ति से नाराजगी व्यक्त करनी है, तो वो अपने ढंग से करेगी। आप अगर फैसला ले लेंगे उसके आधार पर तो वो फैसले को जनता पलट देगी। ये इस चुनाव का बहुत बड़ा मैसेज गया है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं वाकई ये बड़ा मैसेज है प्रभु जी। लेकिन इस पूरे इलेक्शन को हम देखें, आपने तो खैर काफी नजदीक से कवर किया है इसे, लेकिन वो फेस नरोत्तम जी का भूला नहीं जाता कि मंच पर जब वो भावुक हो जाते हैं तो क्या सर, एक ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है कि नरोत्तम जी को तो मना लिया गया, पार्टी जो दिखाना चाहती थी वो देखा भी जनता ने, लेकिन क्या कहीं ना कहीं उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता मन में नाराज रहे? क्या उसका भी एक असर देखने को मिल रहा है? नरोत्तम का वो चेहरा केवल उनके कार्यकर्ताओं ने नहीं देखा, नरोत्तम के परिवार ने नहीं देखा, वहां के दतिया के मतदाताओं ने देखा, पूरे देश ने देखा। तो अब मान भी लें कि नरोत्तम ने कसम खाकर वोट बीजेपी को दिया, नरोत्तम के सारे समर्थक कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन वो जनता है जिसको ईवीएम पे बटन दबाने जा रही है। जिसने वो दिन देखा था, नरोत्तम को रोते हुए देखा, अपने नेता को, हंसते हुए चेहरे वाले नेता को वहां पर रोते हुए देखा, जिसको लगातार 2.5 साल तक चुनाव हारने के बाद उस क्षेत्र में उनके दरवाजे पे आते हुए उस व्यक्ति को देखा, तो स्वाभाविक तौर पर उसको कोई नहीं रोक सकता था। उसको तो अपना निर्णय ईवीएम में ही करना था। आप याद कीजिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जो है की सरकार थी और उसके बाद उन्होंने जल्दी चुनाव करा लिया था, फील गुड का फैक्टर था, बहुत विकास हुआ था, बड़ा सुशासन का दौर था, ऐसा लगा कि बीजेपी फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ जाएगी और हुआ उलट। जनता ने जो लगातार 2 बार यूपीए की सरकार बना दी थी। तो जो मतदाता है वो अपना निर्णय, जो अजय जी कह रहे थे, वो ईवीएम के सामने जाके करता, वो पहले नहीं बताता। बहुत समझदार है मतदाता, बाहर कुछ और कहता है, जब बटन दबाने जाता है तब अपना निर्णय वो खुद करता है। आप उसको बांध के नहीं रख सकते हो। आप उसको, यदि स्वतंत्र तरीका से चुनाव हो रहा है तो अपना निर्णय, वो अपना फैसला सुनाता ही है। उसका फैसला शिरोधार्य करना राजनीतिक दलों के लिए बहुत जरूरी है। ये सबक है बीजेपी आला कमान के लिए कि आप अपने हिसाब से निर्णय नहीं ले सकते। ये सबक है कि उन लोगों को जनाधार वाले व्यक्ति का टिकट काटकर आप किसी और को नहीं उतार सकते। कि आप ये कहें कि वो बहुत बड़े कद का नेता, इसके पर कतरने हैं तो इसलिए आपने उसको टिकट काट दिया, ये भी नहीं हो सकता है। आप किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए किसी और को नीचा दिखाने की कोशिश करें, ये भी नहीं हो सकता है। जनता जवाब देती है, अल्टीमेटली आखिर में वही निर्णायक फैसला होता है। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं जनता जनार्दन होती है। और एक बड़ा अपडेट दतिया उपचुनाव की काउंटिंग को लेकर आपको दे दे, जहां 11वें राउंड की काउंटिंग भी हो चुकी है। जहां आपको बता दें कि एक बड़ा अपडेट है, 10 राउंड में अब तक जहां कांग्रेस आगे चल रही थी, वहीं 11वें राउंड में भी कांग्रेस के घनश्याम सिंह आगे हैं। ये बड़ा अपडेट है। 12,138 वोटों से कांग्रेस अभी भी आगे चल रही है। बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी लगातार पीछे चल रहे हैं। 11वें राउंड में ये एक बड़ा आंकड़ा, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां 12,000 से ज्यादा वोटों से अभी भी कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। कांग्रेस लगातार इस समय बढ़त बनाए हुए है और 11वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। उसको लेकर ये बड़ा अपडेट, 12,138 वोटों से अभी भी घनश्याम सिंह
यहां पर आगे चल रहे हैं। अजय जी आपके पास आऊंगे। अजय जी, जिस तरह से हम लगातार अपडेट दे रहे हैं, 11वें राउंड की भी काउंटिंग पूरी हो चुकी है, अभी भी कांग्रेस ही यहां पर जीत के सर काफी नजदीक नजर आ रही है। नहीं, मैं वो उस बात को थोड़ा सा और पीछे ले जाऊंगा जो प्रभु भाई से बात शुरू में की थी। आप जो सवाल पूछ रही थी, जनता को तो मैसेज हम लोग समझाना चाहते दर्शकों को कि अगर ये पॉलिटिकल एथिक्स इतना होता है, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो या कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हो, जो उसमें इतने संहिता होती है, एक एथिक्स होता है कि अगर नरोत्तम जी नाराज होते तो बीजेपी उनके बूथ से चुनाव नहीं हारती। नरोत्तम मिश्रा के बूथ से 27 वोट से बीजेपी हारी है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये नाराजगी उस मतदाता में थी, भले उसको अपने नरोत्तम के प्रति, अपने दादा के प्रति, या जिसको लगातार वो प्यार करती है, जिसको लगातार नाराज थी, उसके प्रति उसका जो फैसला था वो दतिया के जनता का फैसला है, उनके कार्यकर्ता का या नरोत्तम जी का फैसला नहीं था। और उसका रिजल्ट उसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि नरोत्तम मिश्रा के बूथ से बीजेपी 27 वोटों से हार गई। दूसरी बात आप जो कह रही है कि निश्चित रूप से ये एक बड़ा मैसेज है और आने वाले समय में ये जो लीड लगातार बढ़ रही है, अगर ये लीड 12-13 हजार तक निकल जाती है तो ये माना जाएगा। पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर बीजेपी यहाँ पर 4000-2000 वोटों से जीतती तो ब्लेम लगेगा नरोत्तम मिश्रा पर कि नरोत्तम मिश्रा के लोगों ने चुनाव हरवा दिया। लेकिन अगर बीजेपी 15,000 से ऊपर से हारती है तो ये ब्लेम किसी पे नहीं, ये ब्लेम साफ साफ जाएगा कि वास्तव में बीजेपी वहां चुनाव हार गई है, बीजेपी का मैनेजमेंट चुनाव हार गया है, बीजेपी के रणनीतिकार चुनाव हार गए हैं। और ये स्वाभाविक रूप से बीजेपी इसमें टिकट बांटने वाले चुनाव हार गए हैं। हाँ, वही अपनी जगह है, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। वही रणनीतिकार, मैंने आपसे वही कहा ना कि रणनीतिकार, ये पहले भी अपन चर्चा की थी कि अगर कम से जीतती है, अगर यही हार जीत कृतिका 2000-2500 से होती तो माना जाता कि ये सबोटेजिंग हुई है, ये हुआ, इसमें चुनाव हार गई। लेकिन 15,000 से चुनाव जीतना, चुनाव हारना, या 13,000 से चुनाव हारना, ये सबोटेज नहीं कह सकते हैं इसको। ये स्वाभाविक रूप से जनता का फैसला है। उन रणनीतिकारों के ऊपर एक तमाचा है जनता का, जो अपने मन से कुछ भी कर दिया करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन प्रभु सर, चुनाव बहुत टफ रहा। हमने देखा दोनों ही दलों के दिग्गज नेता उतरे यहाँ पर। जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह वहां पर, खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान सभी पहुंचे वहां पर। लेकिन इतने टफ चुनाव के बाद सर कांग्रेस की जीत का हम क्या आधार माने? क्या एक बड़ी वजह है, क्योंकि लंबे वक्त के बाद, जैसे मैंने कहा, जश्न की हम तस्वीरें इस समय देख पा रहे हैं, क्या एक बड़ी वजह है? क्या सिर्फ गुटबाजी? सर आपने कहा दोनों ही दलों में थी, तो गुटबाजी का अकेला तो फायदा नहीं मिला है कांग्रेस को। नहीं, तो अभी अजय जी कह रहे थे, बिल्कुल ये बीजेपी के रणनीतिकारों की हार है जिन्हें टिकट कर दिया था। ये बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की हार है, उसका बदला जनता ने लिया है। घनश्याम सिंह 2003 में यहाँ पे विधायक रहे, 93 में रहे, उसके बाद से वो यहाँ से विधायक नहीं रहे, वो बाहर से चुनाव लड़ते रहे। दतिया के राजा जरूर थे, उनकी वैसी पकड़ नहीं। राजेंद्र भारती पिछला चुनाव इसलिए जीते थे कि वो लगातार तीन चुनाव नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे, वो चुनाव हारते रहे, कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं बदला। जनता में स्वाभाविक नरोत्तम मिश्रा को लेकर नाराजगी थी, क्योंकि कोई जनरेशन गैप, एरोगेंसी, तमाम चीजें वहां पर हो गई थी। वो गृह मंत्री भी थे, तो स्वाभाविक तौर पर गृह मंत्री के खिलाफ नाराजगी ज्यादा उसके क्षेत्र के लोगों की होती ही है। ये रिकॉर्ड भी रहा है पुराना कि गृह मंत्री आमतौर पर चुनाव नहीं जीता करते, तो ये उनका खामियाजा वहां पर हुआ, तो राजेंद्र भारती चुनाव जीत गए। इस बार वो स्थिति नहीं थी। घनश्याम सिंह राजा हैं दतिया के, पुराना परिचित चेहरा थे लोगों के, कार्यकर्ता बेस उनका वैसा नहीं था, लोगों से जुड़ाव जरूर था, वो सबसे मिलते थे, क्योंकि दतिया के राजा हैं तो स्वाभाविक तौर पर उस तरीके से निवास स्थान में उनका दतिया में ही था। तो वो सारी चीजें यहाँ पे मैटर कर गई हैं। और ये चुनाव एक लाइन में यदि कहें कि इस चुनाव का कारण कौन था, कोई फैक्टर था, तो सिर्फ और सिर्फ नरोत्तम मिश्रा। बीजेपी जीती तो नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी हारी तो नरोत्तम मिश्रा। सारी चीजों में एक ही फैक्टर है वहां पर, नरोत्तम मिश्रा। और ये कार्यकर्ताओं से ऊपर चला गया ये फैक्टर। बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, जनता जो दतिया के मतदाता हैं उनने नरोत्तम का रागालाप लिया। उनने ये उसका कारण है कि उनने कहा आपने नरोत्तम का टिकट काटा, चलो हम आपको बता देते हैं, सबक दिखा देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने सबक दे दिया। घनश्याम सिंह की व्यक्तिगत जीत नहीं माना जा सकता इसको, कांग्रेस की जीत नहीं है ये बीजेपी की भी हार नहीं है प्रदेश नेतृत्व की। इसके लिए मोहन यादव जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हेमंत खंडेलवाल जिम्मेदार नहीं। उनने जैसा काम करते थे उन्होंने अपना काम किया। क्योंकि नाराजगी भरने वाला, इतना गुस्सा भरने वाला कारण कोई और था, वो दिल्ली में बैठा हुआ, तो जनता ने उसको कैसे सबक सिखाएगी? तो वो सबक सिखाने की जनता का एक ही तरीका था, उसने ईवीएम का बटन दबा के उनको सबक सिखा दिया। सर, लेकिन यदि यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके समर्थकों की नाराजगी रही, तो फिर 2023 के सर परिणाम भी यदि हम देखें तो वो एक क्या वजह रही? वहां पर भी नरोत्तम मिश्रा हारे थे।
देखिए, मैंने बताया ना 2023 के परिणाम में जब बीजेपी की लहर थी प्रदेश में, उसमें नरोत्तम मिश्रा हारे थे, तो स्वाभाविक तौर पर नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। नरोत्तम मिश्रा चूंकि वहां से 15 साल से विधायक थे, तो कुछ टीम में उन्होंने बदलाव किया, वहां के जो सीनियर नेता थे वो दूर कर दिए गए, क्योंकि एक कोठरी बन जाती है। अब लगातार यदि विधायक हैं, मंत्री हैं या पावरफुल हैं, तो आपके आसपास के लोग कोठरी बन जाती है। जैसे दरबारियों के यहाँ होता है ना जी हुजूर वाला, तो जी हुजूरी ज्यादा हो गई थी नरोत्तम मिश्रा की। आम आदमी वहां से कट गया था। यदि कोई फोन काम वैसे ही कर रहे थे, नरोत्तम जैसा भी कर रहे हैं, तब भी वो लोगों के फोन पे समस्याएं सुलझाते थे, लेकिन असर नहीं होता था। गृह मंत्री थे, तो यदि रामलाल आया शिकायत लेके कि वो फलाने श्यामलाल से मेरा झगड़ा हो गया, टीआई को बोल दीजिए, नरोत्तम ने फोन करके टीआई को बोल दिया। उनने रामलाल ने घर जाके बताया कि मैं तो निपटाया, मंत्री जी ने फोन कर दिया। अगले दिन श्यामलाल आया 4 लोगों को लेके, आपने पूछे नहीं कि तेरी शिकायत किसके खिलाफ है। इन्हें फिर टीआई को फोन कर दिया कि भाई श्यामलाल आया, इसका काम कर दीजिए। तो दोनों रामलाल और श्यामलाल दोनों के झगड़े में टीआई ने हाथ ही नहीं बढ़ाया आगे, न इसके खिलाफ कार्रवाई की, न उसके खिलाफ कार्रवाई की। प्रभु जी, सीधा हम जयवर्धन जी का रुख करेंगे। मैं चाहूंगी आप सवाल करेंगे उनसे। जयवर्धन जी नमस्कार। जी प्रणाम प्रभु जी, आप कैसे हैं? एकदम ठीक है, आप बताइए। आपने तो काफी मेहनत की है, असर भी दिखाई दे रहा है, क्या लगा आपको? जी ये मेहनत प्रभु जी दतिया कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता की है। ये जीत दतिया के एक कांग्रेस के समर्पित नेता कार्यकर्ता की है। घनश्याम सिंह जी की जीत है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी और सभी कांग्रेस नेता जो निरंतर दतिया विधानसभा के उपचुनाव में लगातार क्षेत्र में जिन्होंने मेहनत करी थी, ये एक सभी के कलेक्टिव एफर्ट से जीत प्राप्त हो पाई है। एक श्रेय और दे सकते हैं आप नरोत्तम मिश्रा को? अब देखिए, ये तो शायद ये थोड़ा मेरे नहीं, नरोत्तम ने आपके लिए खुल के मदद नहीं की, लेकिन लोगों में नाराजगी जो थी उनका टिकट कटने को लेकर, शायद उसका परिणाम है। क्योंकि अब देखिए दतिया का रिकॉर्ड टूट रहा है। अभी तक जैसा ट्रेंड चल रहा है, दतिया में कभी भी 11,500-12,000 से ज्यादा की लीड नहीं रही है जब से दतिया विधानसभा बनी है। पहली बार आप ज्यादा लीड की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी और बड़ी जीत है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जीतू भाई ने पहले से ही दावा किया था कि कांग्रेस यहाँ से एक बड़ी जीत हासिल करेगी और लक्ष्य रखा था 20 से 25,000 की जीत का। लेकिन जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं ये बात सामने आई थी कि भाजपा बटी हुई दिख रही थी। और मैं तो कहना चाहूंगा कि बस 1 या 2 गुट नहीं, जो मध्य प्रदेश में स्थिति भाजपा की बन गई है, पूरा संगठन और पूरे नेता 4 या 5 अलग अलग गुट पे बटे हुए हैं। और पूरे चुनाव में ये बात सामने आई थी कि एक तरफ कांग्रेस थी जिसके हर एक नेता ने पूरी मदद के साथ अपने अपने स्तर पर जहां जहां पार्टी ने आदेश किया था वहां पे सब लोग पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से काम कर रहे थे। वहीं जो भाजपा के बड़े नेता थे वो तो एक प्रकार से औपचारिकता निभा रहे थे। एक दिन के लिए भी एक सभा करके सब गायब हो गए थे। किसी ने भी एक प्रकार से इस चुनाव में जो मेहनत करनी चाहिए थी उनके नेतृत्व उन्होंने नहीं की। तो ये बात भी सामने दिखी थी। लेकिन ये सब चीजें हमारे, देखिए, जो भाजपा ने किया जो नहीं किया वो हमारे नियंत्रण में नहीं था। तो इसलिए एक कांग्रेस के विधायक होने के नाते मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो पूरी जीत का श्रेय है वो कांग्रेस के नेतृत्व को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए। राजेंद्र भारती को कितना श्रेय देंगे? अब तो पार्टी ने उनको निलंबित भी कर दिया, आप लोगों ने तो मनाने की कोशिश की, आपने तो कई बार नाश्ता किया उनके घर पे। हमने तो अंतिम समय तक, जब तक हम को अनुमति थी दतिया में रहने के लिए, वोटिंग के मतदान के 2 दिन पहले तक हम लोग लगातार राजेंद्र भारती जी से हर प्रकार से उनके सम्मान में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। लगातार प्रतिदिन उनसे चर्चा हम कर रहे थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो बात घनश्याम सिंह जी ने जो चुनाव की बात कही, इससे कहीं ना कहीं हम सबको इस बात का दुख है कि राजेंद्र भारती जी ने मतलब समर्पित भाव से काम नहीं किया। और जबकि हम सब ने उनको हर प्रकार से सम्मान किया और यहाँ तक कि प्रदेश के नेतृत्व ने उनसे ये पूछा भी था उसके, भाई टिकट अगर आप नहीं लड़ रहे तो किसको टिकट देना चाहिए। उन्होंने स्वयं नाम दिया था घनश्याम सिंह जी का। तो उसके बावजूद उन्होंने अगर ठीक से काम नहीं किया तो ये कहीं ना कहीं बड़े अफसोस की बात है।
और लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा जी। कि उनकी अनेक कार्यकर्ता ने उनकी बात ना मान के पूरा काम कांग्रेस के लिए किया, ये भी मैं कहना चाहूंगा। जी। अनेक लोग जो मेरे साथ ही मतलब शहर में काम कर रहे थे, उसमें हमारे शहर अध्यक्ष हैं अजय शुक्ला जी, जी हम इन सब वार्डों से जीत के आए हैं। जो वहां पे जो हमें जो रिपोर्ट मिली है, अनेक ऐसे वार्ड जो हम 2023 में जहां कांग्रेस नहीं जीत पाई थी, इस बार हम पूरे जीते हैं। तो ये दिखाता है कि बड़ी जीत कांग्रेस के लिए है। अवधेश नायक पर आप लोगों को शुरू से शक था, आपके अध्यक्ष जी तो उनको साथ में लेके ही घूमते रहे पूरे चुनाव में, वो शुरू में कुछ जी, और दिख रहे थे। मैं अवधेश जी को बाद में प्रणाम करता हूं, क्योंकि अवधेश नायक जी वो व्यक्ति हैं जिनका टिकट 2023 में कटा था घोषित होने के बाद, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पूरे सक्रियता से राजेंद्र भारती जी के लिए काम किया था, और इस बार भी वो टिकट के दावेदार थे, लेकिन उसके और टिकट ना मिलने के बावजूद प्रतिदिन अवधेश नायक जी ने प्रचार किया था घनश्याम सिंह जी के लिए, और उनकी अहम भूमिका रही है इस जीत में। आपको ऐसा नहीं लगता कि अवधेश नायक को यदि टिकट मिलता तो लीड और ज्यादा हो सकती थी? अब ये सब तो क्या है, सिर्फ चर्चाएं हैं, इसमें क्या हो सकता था क्या नहीं हो सकता था वो आपके मेरे हाथ में नहीं अच्छा, है। एक और सवाल मेरा कि आपने चुनाव के बीच में कहीं पे कहा था नरोत्तम जी का भी स्वागत हो सकता है पार्टी में यदि आए, तो क्या आप स्वागत करेंगे या नरोत्तम जी का? आपके यहाँ तो कार्रवाई हो गई है राजेंद्र भारती पे, एक्सचेंज ऑफर कर लीजिए। शायद मैं उस पद पे नहीं हूँ जो ये तय कर सकता हो, लेकिन ये तो शायद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से ही आपको पूछना पड़ेगा, जीतू भाई से। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन और ये तो भाजपा को तय करना है कि उनको क्या करना है नरोत्तम मिश्रा जी के साथ। जयवर्धन जी, हमारे सहयोगी अजय त्रिपाठी जी भी कुछ सवाल आपसे करना चाहते हैं, जरा आप जुड़े रहिए हमारे साथ। स्वागत है जयवर्धन जी आपका। जी अजय जी प्रणाम। एक सवाल मेरे मन में आ रहा था कि बहुत दिनों बाद, प्रभु भाई भी गवाह हैं, हम भी गवाह हैं, कि बहुत दिनों बाद आपने ना तो ईवीएम को गालियां की और ना जिला प्रशासन को, और ये चुनाव आप जीत गए। देखिए अजय जी, ईवीएम कभी भी उपचुनाव में यूज नहीं करते ये लोग, जो भी ये लोग वहाँ करते हैं मैनिपुलेशन, ये उपचुनाव में कभी नहीं करते ये लोग। ये तो सिर्फ रखते हैं, इसको सेव करते हैं आम चुनाव के लिए। पर तो इस बार आपने प्रशासन को कुछ नहीं कहा, पर प्रशासन तो हर बार आरोप लगता था, इस बार पहला चुनाव था, इसमें प्रशासन को कुछ नहीं। हमने अनेक लगाए आरोप प्रशासन पे, हमने अनेकों बार कहा। कुछ ऐसे उदाहरण थे जहाँ पे प्रशासन ने पूरा प्रयास किया था, अनेकों आप देखा होगा। हेलो सर, आप मजे हुए राजनीतिज्ञ हो गए हैं जयवर्धन जी, बिल्कुल मजे हुए। थोड़ा सा एक सवाल का जवाब और बड़ी ईमानदारी से चाहूंगा कि वास्तव में जो परिस्थितियां इस चुनाव में बनी दतिया में, ये कांग्रेस की जीत है या वास्तव में भाजपा की हार है? कांग्रेस की जीत है साहब, ये कांग्रेस की जीत है। इसमें कोई दोहराए नहीं है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से पूरी ताकत झोंकी थी, यहाँ तक कि मेरे हिसाब से कांग्रेस का हर एक नेता लगातार दतिया में अपने अपने स्तर पर पंचायत स्तर पर दौरा कर रहा था। आप कल्पना करें, स्वयं जीतू पटवारी जी ने लगभग कम से कम 100 पंचायतों का दौरा किया होगा। हम सब लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी थी। मुझे शहर में रखा था, किसी को कुछ और गांव में भ्रमण कराया था, अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी थी, और हम सब लोग वहाँ पे एक नहीं दो नहीं अनेकों दिन वहाँ रहे थे फुल टाइम। वहाँ पे अनेक लोग, हमारे शिवराज कुशवाहा जी हमारे विधानसभा के प्रभारी थे, और भी अनेक नेता फुल टाइम वहाँ पर उन्होंने समय दिया था। वहीं अगर आप भाजपा को देखें तो आप मुझे उनका एक वरिष्ठ नेता बताइए जो उनके टॉप लीडरशिप हैं, जिन्होंने वहां पे एक दिन से अधिक समय दिया हो। शायद हम बात करें शिवराज सिंह चौहान जी की, या हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर जी की, या हम बात करें कैलाश विजयवर्गीय जी की, सिंधिया जी की, कितने उनके दौरे हुए थे, कितनी सभाएं उनकी हुई थी, शायद एक मैक्सिमम हुआ था। तो इसमें कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा है कि इस पूरे चुनाव में भाजपा के मुख्यमंत्री जी अकेले पड़ गए, और जैसा मैंने अभी कहा था प्रभु जी को भी कि इसमें भाजपा आज के समय मध्य प्रदेश में 1 या 2 नहीं 4 या 5 गुट में बटी हुई है, और वहां बहुत जबरदस्त खींचतान चल रही है एक दूसरे के बीच में। सर, एक बात और कही जा रही है चुनाव को लेकर कि आप जो बात कह रहे थे कि आप सक्रिय थे कि कांग्रेस की जो जैन जी है, चाहे वो जयवर्धन जी हो, चाहे उमंग जी हो, चाहे जीतू जी हो, चाहे कुणाल चौधरी हो, कांग्रेस की जैन जी फ्रंट फुट पे खेल रही थी, इसलिए चुनाव जीत गए। ये तो देखिए बात अकेली हमारी नहीं है, ये जरूर प्रदेश का नेतृत्व की तो एक बड़ी भूमिका रहती है,
लेकिन उसके साथ साथ जो दतिया के भी कार्यकर्ता है, आप ये मत भूलिए कि अनेकों प्रयास किए गए थे उनको भी लो बैलेंस देने में, लेकिन आखिर चुनाव तो जीतते हैं मतदान केंद्रों पे, और जिस प्रकार से मतदान केंद्रों पे दतिया के हर एक कार्यकर्ता नेता ने काम किया, मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। और उसके साथ में हम ये भी ना बोले कि घनश्याम सिंह जी जो स्वच्छ छवि भी थी, वो 10 साल इससे पहले भी दतिया से विधायक रह चुके हैं, और कहीं ना कहीं जब हम भी दौरा कर रहे थे शहरों में, गाँव में, तो वहां भी ये बात सामने आती थी कि जो छवि घनश्याम सिंह जी की है कि उन्होंने अपने विधायक के कार्यकाल में, चाहे जब वो विधायक दतिया से रहे हो, चाहे विधायक सेवड़ा से रहे हो, कभी भी उन्हें किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ उन्होंने विधायक का पद निभाया है, और ये उनकी भी बहुत बड़ी जीत है। थैंक यू। लेकिन आप लोगों ने तो चुनाव में घनश्याम जी को अकेला छोड़ दिया था, वो अकेले गलियों में की खाक छान रहे थे, आप लोग नुक्कड़ सभाएं कर रहे थे या बैठ के कर रहे थे? ये तो विचार होता है कि जब हर एक नेता अपना दायित्व संभालता है, हमने कभी भी कोई बड़ी सभा का प्रयास भी नहीं किया था। हमने अपने जो हमको जो आदेश मिला था प्रदेश से कि आपको ये पोलिंग संभालनी है, आपको ये गांव में भ्रमण करना है, आपको इन वार्डों में मीटिंग्स करनी है, हमने वो काम निभाया। और शायद मुझे भी शायद लगभग जो हमारे हम वहाँ पे लगभग जितने भी दिन रहे होंगे, मुश्किल से 1 या 2 बार हमारी मुलाकात हुई थी घनश्याम सिंह जी से, क्योंकि ये हमारा काम यही था कि हमको तो जनता के बीच जाकर कांग्रेस का मैसेज और संदेश हर जगह भेजना था। अच्छा, इसीलिए हमारी जीत हुई। जी जयवर्धन जी, मैसेज क्या है इस उपचुनाव का? कांग्रेस जीती है तो इससे क्या आगे क्या संभावनाएं दिख रही हैं आपको? ये बड़ी जीत कांग्रेस की है सर, और इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश भी अब पूरे प्रदेश में जा रहा है कि इस जीत के बाद अब पूरे प्रदेश की जो राजनीति है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। कहीं ना कहीं अब भाजपा बिल्कुल बैकफुट पे है, बटी हुई है, वही कांग्रेस अब फ्रंट फुट पे है। माहौल और जो मोमेंटम है मध्य प्रदेश की राजनीति का, वो कांग्रेस के पक्ष में बहुत तेजी से आ गया है। अब आखिरी सवाल मेरा, अब चूंकि आप जीत गए हैं, कल तक ये लग रहा था कि नहीं जीत पाएंगे, तो राजेंद्र भारती को नोटिस दे दिया गया, निलंबन की कार्रवाई कर दी गई, क्या अब उस पर कोई पुनर्विचार होगा पार्टी स्तर पे? चूंकि आप तो क्षेत्र में थे, यदि उनने काम नहीं किया, उनकी टीम ने काम किया, उन्हें कांग्रेस के पक्ष में तो उन्हें के विरोध जाके तो काम नहीं किया, उन्हें घर में शांत भले बैठ गए हों, लेकिन बीजेपी के लिए काम किया, ऐसा भी तो उनके साथ नहीं था। देखिए, उसमें ये बात क्योंकि क्या है कि देखिए, हम जैसा मैंने कहा कि 28 के बाद तो हम लोग बाहर आ गए थे दतिया से, लेकिन जो गंभीर आरोप लगाए घनश्याम सिंह जी ने, है ना, वो प्रत्याशी हैं, उनके पास जमीनी स्तर पे उनके पास जानकारी थी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये तो आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा। और क्योंकि अगर उनको जो अभी निलंबित किया है, नोटिस दिया है, उसके लिए ये कहीं ना कहीं प्रदेश का जो नेतृत्व है, हमारे प्रभारी जी हरीश चौधरी जी ने जो जारी किया है, कहीं ना कहीं तथ्य का आधार पर क्या होगा, तो ये तो जो हमारा नेतृत्व है वही तय करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जयवर्धन जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और जयवर्धन जी को आप सुन रहे थे, और जहां आपको इसी बीच एक बड़ा अपडेट दे देते हैं, जहां लगातार इलेक्शन को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। दतिया उपचुनाव की अभी भी काउंटिंग जारी है, और 11वें राउंड का अपडेट आपको बताया था। 12वें राउंड में भी जहां कांग्रेस ने बम्पर बढ़त बनाए हुए, कांग्रेस के घनश्याम सिंह लगातार अभी भी आगे चल रहे हैं, 12,628 वोटों से आगे चल रही है कांग्रेस। बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी लगातार पीछे चल रहे हैं, और ये एक बड़ी बढ़त जहां लगातार कांग्रेस जीत के दावे कर रही थी, उसी बीच ये तस्वीर सकारात्मक एक तस्वीर कांग्रेस के लिहाज से कही जा सकती है, जहां 12वें राउंड में भी कांग्रेस ने बम्पर बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस के घनश्याम सिंह लगातार आगे चल रहे हैं। और प्रभु जी, आपका ही रुख करूंगी, जिस तरह से अभी हमने जयवर्धन सिंह जी को भी सुना, कहीं ना कहीं वो उन्होंने अपने युवा नेतृत्व, युवा टीम को पूरा क्रेडिट जीत का दिया है। कांग्रेस ने सर कहीं ना कहीं पुरजोर मेहनत तो की है, जिस तरह से हम देख रहे हैं, और एक बड़ा मैसेज जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस स्तर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा शायद। बिल्कुल प्रतिका, देखिए 2.5 साल बाद चुनाव होने हैं, और कांग्रेस में ऊर्जा का संचार इससे निश्चित तौर पर होगा। यदि ये माना जाता है, परंपरा रही है कि उपचुनाव आमतौर पे
ज्यादातर उपचुनाव, यदि 90% ज्यादा उपचुनाव सत्ताधारी दल जीतता है, ये कहते हैं। यदि मध्य प्रदेश में 4 उपचुनाव हुए हैं, 2 बीजेपी जीती है, 2 कांग्रेस जीत गई है, और दतिया जैसी जगह पे यदि कांग्रेस जीत गई है तो निश्चित तौर पर इससे उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, इससे उनको रणनीतिक समझ उनकी और विकसित होगी। और ये पूरी युवा टीम है कांग्रेस की, जिसको इस तरीके से काम करने का पहले कभी अनुभव नहीं रहा। हाँ। इस तरीके की लीडर की भूमिका में उन्होंने काम नहीं किया कि पूरे प्रदेश में चुनाव को किस तरह से लड़ा जाना चाहिए, किसी चुनाव का मैनेजमेंट कैसे किया जाना चाहिए, ये पूरी जिम्मेदारी इनको दी गई है। दिग्विजय सिंह वहां गए जरूर थे चुनाव प्रचार में, सीनियर नेता होने के नाते वो गए थे। वो राजेंद्र भारती के घर भी गए थे उनको मनाने के लिए, उन्होंने बसई क्षेत्र में चुनाव प्रचार भी किया था। लेकिन ये बिल्कुल सही है, हम अपनी आंखों से देख कर आए हैं, चाहे जयवर्धन सिंह हो, चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे उमंग सिंघार हो, ये तमाम जो बीजेपी कांग्रेस के जो नए जमाने के नेता हैं, इनने बहुत जमीनी स्तर पे काम किया, लगातार जुटे रहे। वो दौरे कर रहे थे, नुक्कड़ सभाएं कर रहे थे। कांग्रेस ने बड़ी सभाओं पे फोकस नहीं किया, नुक्कड़ सभाओं पे फोकस किया। वो गांव के पहुंच जाते थे, नुक्कड़ों पर बैठकें कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और उसके बाद शाम को अपनी रणनीतिक जमावट कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत से काम की, इसको चुनाव का एक नया अनुभव आया है। इसका फायदा कांग्रेस निश्चित तौर पर 2028 के चुनाव में उठाना चाहेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसका धरातल पर असर दिखाई दे रहा है। अजय जी, जिस तरह से चूंकि यदि हम यहाँ पर जयवर्धन जी ने भी कहा, प्रभु जी ने भी कहा कि वाकई ऊर्जा का संचार होगा, एक अलग मैसेज हमें प्रदेश की राजनीति में और विशेष तौर पर कांग्रेस के लिहाज से देखने को मिलेगा। लेकिन अक्सर सर कांग्रेस के लिए ये कहा जाता है कि कांग्रेस अपने विपक्षी दल से लड़ने की बजाय आपस में जरूर लड़ने लग जाती है। तो क्या कांग्रेस के नेताओं में वो भी एक अलग देखने को मिलेगी तस्वीर? क्योंकि इससे पहले हमने देखा जब जीतू पटवारी ने प्रदेश अध्यक्ष की शपथ ली थी, कहीं कमलनाथ जी के पास जा रहे हैं, दिग्विजय जी के पास जा रहे हैं, अलग तरह की एक चर्चा सीनियर लीडर जूनियर लीडर्स को लेकर, वो तमाम तरह की हमने उठक पटक देखी है। तो क्या उससे उबर पाएगी कांग्रेस? नहीं, देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी, आपसी लड़ाई, ये पार्टी की परंपरा है और पार्टी में लगातार चलता रहता है। भाजपा में ऐसा होता है तो उसका नुकसान होता है, क्योंकि भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भाजपा में कुछ भी होता है तो पूरी पार्टी में नुकसान होता है। कांग्रेस में चाहे जितने दावे करें, जयवर्धन सिंह कुछ बोले या जीतू कुछ बोले, हकीकत ये हम है, प्रभु पटेरिया जी पिछले 33 साल से हम लोग कांग्रेस को कवर कर रहे हैं। कांग्रेस में जो उनके जो नेता होते हैं, नेताओं के पट्टे होते हैं, कांग्रेस के प्रति वफादारी कम हुआ करती है, नेताओं के प्रति होती है। तो जब गुटबाजी बढ़ती है, अंतरकलह बढ़ती है, उसके बाद जब अपने नेता के काम में लग जाते हैं तो कम से कम उस नेता को चुनाव जिता लेते हैं। अगर यही लगा रहा भी कांग्रेस का, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिवनेस होगा, क्योंकि इस चुनाव में सब लोग गए थे और अगली बार के चुनाव अगर होता है, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में लग जाते हैं, दूसरा छोड़ करके, तो भी कांग्रेस को फायदा हो सकता है। कृतिका, मैं इसी में जोड़ना चाहूंगा, इस चुनाव ने एक सबक कांग्रेस को और दिया है जी। राजेंद्र भारती नाराज थे, उनके साथ करीब 150 उनके जो है प्रमुख कार्यकर्ता जो उनके साथ थे। कांग्रेस ने राजेंद्र भारती को मनाने की कोशिश की, लगा कि भारती नहीं निकलेंगे, तो भारती के साथ चाहे रोज कांग्रेस का एक नेता सुबह कोई नाश्ता कर रहा था, कोई दोपहर का भोजन उनके साथ कर रहा था, कोई रात को बैठ रहा था, लेकिन भारती के जितने भी समर्थक है जो उनके घर पे इनको दिख रहे थे, उनको अलग अलग जाके उनको पकड़ के उनको तोड़ने का काम भी किया। आप नाराज बने रहिए, नेता जो पट्टावाद है, आपके पट्टे ही कांग्रेस ने खिसका लिए। ये कांग्रेस ने एक नई रणनीति यहाँ पर पकड़ी है और उसका फायदा कांग्रेस को हुआ है कि उनकी टीम जो है बिल्कुल सर, एक बड़ा सबक, बड़ा मैसेज कह सकते हैं। और सीधे लिए चलते हैं दतिया, जहां हमारे सहयोगी के साथ कुछ कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, उनसे बातचीत चल रही है। जो 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से लड़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में रह रहा था, दतिया की जनता ने। नीतू भाई देखिए, जिस तरीके से आप विजयपुर के एक तरह से उपचुनाव आपने देखा था, तो विजयपुर के उपचुनाव में आपने बहुत कुछ किया, क्या लगता है इसमें, क्या वही रणनीति यहाँ रची गई, क्या रहा? देखिए, रणनीति तो प्रदेश नेतृत्व तय करता है, निश्चित है। जिस रणनीति के तहत प्रदेश नेतृत्व के निर्देशन के बाद हम विजयपुर का चुनाव लड़े, वैसे ही रचना से हमने ये चुनाव दतिया का लड़ने का काम किया। माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, प्रदेश भर से आए हुए कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला। और मैं कहना चाहता हूं कि दतिया जिले के ईमानदार कार्यकर्ता, जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, उनकी दम पर हमने चुनाव जीत पाए। दतिया जिले की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी जिस तरीके से जो हालात बने थे यहाँ, लगातार बीजेपी ने तमाम सभाएं करी, उनके मंत्री रहे, उनके रहे, तो क्या उसमें क्या लगता है कि जनता ने विकास की बात को स्वीकारा, नहीं स्वीकारा? देखिए, विकास की बात का तो बात यहाँ चली नहीं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार जो दमन हुआ
ये यहाँ जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दबाया गया, जनता के साथ अन्याय किया गया, जनता उस लड़ाई को लड़ने वाली थी। और मुझे लगता है कि ना तो मुख्यमंत्री की बात पूरे प्रदेश में कोई मानने वाला है। 3 उपचुनाव हुए, आप देखेंगे विजयपुर का उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीती, जहां बुधनी के चुनाव में 1-1 लाख का मार्जिन हुआ करता था, वो मात्र 10,000 पर रह गया। और ये तीसरा चुनाव है, यहाँ कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे मत से यहाँ जीतने वाली है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की जो सरकार है, ये जो डराने का काम कर रही है, धमकाने का काम कर रही है, माफिया राज स्थापित हुआ है, उसका परिणाम ये हुआ है कि जनता उठ खड़ी हुई है और 2028 और 2029 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने वाली है। अभी जो भारती जी ने जिस तरह से भारती जी को निष्कासित किया गया, क्या लगा कि भारती जी ने बहुत कुछ पार्टी का नुकसान किया था? देखिए, कार्यकर्ताओं की बात प्रदेश नेतृत्व ने सुनी, मेरा ऐसा मानना है। और जब प्रदेश नेतृत्व किसी पर कोई कार्रवाई करता है तो बहुत छानबीन के कार्रवाई करता है। अगर उन पर कार्रवाई हुई है तो ठीक कार्रवाई हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है। नरोत्तम जी का कितना सहयोग रहा है, ऐसा माना? देखिए, नरोत्तम जी का मुझे लगता है कि नरोत्तम जी भारतीय जनता पार्टी में काम करते थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ लगे रहे। मेरे को नहीं लगता कि कुछ बहुत ज्यादा परिणाम उनके कारण से पक्ष में आए होंगे। वो तो कुंवर साहब की जो छवि थी और ये जो दमनकारी नीतियां जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, जिस प्रकार जमीनों पर कब्जा करना, जमीनों का व्यापार करना, उससे जनता दुखी थी, इसलिए परिणाम सामने आए। बिल्कुल। तो ये जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? देखिए, जीत का श्रेय देना चाहता हूं मैं जनता को, दतिया की जनता को और कांग्रेस के समर्पित एक कार्यकर्ता को, और पूरे प्रदेश भर से आए जो कार्यकर्ता जो पूरी ताकत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हम पूरे प्रदेश नेतृत्व के कहने पर यहाँ लगे थे, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय जीतू पटवारी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय उमंग सिंगार जी को, दिग्विजय सिंह साहब को, माननीय सचिन यादव जी को, माननीय जयवर्धन साहब को, ऐसे बहुत सारे नेता जो पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ है कि विकास कार्य दतिया में नहीं हुए, और वो विकास कार्य के लिए जो बात कही कि 2.5 साल में 2.5 साल में जो है ना भारती साहब ने विकास कार्य नहीं कराए, लोग इस बात को कह रहे थे। तो अब लगता है कि सरकार के साथ मिलकर किस तरह से दतिया का विकास हो पाएगा, या फिर कुछ योजना है कांग्रेस के पास? देखिए, निश्चित है विकास तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और विकास भी होगा, ऐसा मेरा मानना नहीं है, क्योंकि सरकार तो सबकी होती है, सरकार किसी एक व्यक्ति विधायक की नहीं होती, सरकार सबकी होती है और यहाँ विकास होगा। लेकिन विकास से भी एक बड़ा मुद्दा ये था कि यहाँ जो लोगों को डराया गया, धमकाया गया, उनके जमीनों पर कब्जे किए गए, नाजायज उनको परेशान किया गया, इससे आप स्टूडियो से कुछ पूछना चाहेंगे सर? नीटू भाई, सतीश सिकरवार जी, बड़ा मुद्दा ये है कि क्या ये गति जो आज मिली है, ये गति 28 तक बनी रहेगी कांग्रेस में? क्योंकि कांग्रेस में अक्सर क्या होता है, घमासान मच जाता है। जी, आवाज कम आ रही है। मेरा सवाल ये था नीटू भाई कि कांग्रेस ने जो आज विजय हासिल की है, ये गति बनी रहेगी नहीं या गति घट जाएगी? क्योंकि कांग्रेस में अक्सर क्या होता है, एक खुशी के बाद घमासान मच जाता है, तो घमासान ना मचेगा 28 तक? देखिए, निश्चित है ये जीत बनी इसलिए रहेगी क्योंकि आप मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद 3 उपचुनाव हुए, एक विजयपुर का उपचुनाव हुआ, बुधनी का हुआ, दतिया जिले का हुआ। विजयपुर का उपचुनाव हम कार्यकर्ताओं की दम पर वहां जीते। कार्यकर्ताओं को उत्साह का परिणाम यह था कि बुधनी का जो चुनाव था वो 1-1 लाख की जीत हमने 10,000 11,000 पर लाकर खड़ी कर दी। और आज दतिया के जो परिणाम आए हैं, निश्चित मानिए ये जीत निरंतर बनी रहेगी। ये जीत 2028 और 29 तक का मार्ग भी खोलने का काम करेगी। मतलब ये मान के चला ग्वालियर चंबल संभाग अगली बार कांग्रेस की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा? निश्चित है, कांग्रेस की सरकार बनाने में पूरा प्रदेश अपनी भूमिका निभाएगा, चंबल इसमें विशेष भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा मानना है। 2028 की सरकार में सतीश सिकरवार माननीय मंत्री के रूप में हमको दिखाई पड़ेंगे। नहीं, देखिए, ये कौन मंत्री रहने वाला है, किसको टिकट मिलने वाला है, ये तो प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। लेकिन हम परिवार, मेरे बड़े भाई बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, जनता के बीच में काम करते हैं, क्या रहेगा वो तो प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। लेकिन विश्वास के साथ कह सकता हूं, कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ 2028 के चुनाव में लगने का काम करेगा। थैंक यू सतीश भाई, बहुत बहुत नीटू से धन्यवाद। तो ये सतीश शिकरवार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने भी पूरा श्रेय अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। जहां कांग्रेस इस समय चूंकि लगातार बढ़त बनाए हुए पल पल का अपडेट आपको बताए रहे हुए हैं। प्रभु जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, तमाम कांग्रेस के नेता इस समय एक ही बात कह रहे हैं कि हमारी कार्यकर्ता और खासतौर पर लोकल जनता ने वहां पर मेहनत कहीं ना कहीं की है।
हाँ बिल्कुल, कार्यकर्ताओं की मेहनत है, कार्यकर्ता एकजुट रहे, नेताओं ने उनको एकजुट रखने की कोशिश कर ली, वो सफल रहे उस बात में, उसका ये परिणाम है। चुनाव जब भी होता है तो चुनाव जो भी मैदान में होते हैं, तमाम पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं के दम पर ही चुनाव मैदान में जाती है। कैंडिडेट एक चेहरा होता है जिसको सामने रखा जाता है, रणनीति बनाने के लिए तमाम बड़े नेता होते हैं, और नीचे जो काम करता है वो कार्यकर्ता ही करता है। तो ये मान के चले कि इस बार का जो मौसम था, दतिया का माहौल जो है वहां का, वो कांग्रेस के फेवर में था। सारे समीकरण उनके सही बैठे और कांग्रेस ने वहां पर जीत हासिल की। ठीक है। हाँ, अजय जी, एक आखिरी सवाल आपसे। जिस तरह से हमने देखा, अभी पीसी शर्मा भी बड़े उग्र होकर बोल रहे थे कि अब इनकी तानाशाही नहीं चलेगी। इससे पहले हमने सिकरवार जी को भी सुना, उससे पहले हमने जयवर्धन जी को भी सुना। क्या नरोत्तम मिश्रा की हम यदि व्यक्तिगत स्वभाव की सर बात करें तो क्या उनका स्वभाव भी कहीं कुछ चीजों में आड़े आता है सर? नहीं, देखिए, नरोत्तम मिश्रा चूंकि गृह मंत्री थे, गृह मंत्री का अपना एक औरा होता है। गृह मंत्री जो प्रभु भाई ने बात की आपने शुरू में की थी कि गृह मंत्री होने और केवल उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप उनको नजदीक से जाइए तो मेरे ख्याल से मध्य के तमाम नेताओं में नंबर 1 पे आएंगे स्वभाव के मामले में। पर चूंकि वो गृह मंत्री थे, गृह मंत्री की अपनी सिक्योरिटी होती है, शासन की अपनी चिंताएं होती है, सिस्टम की अपनी चिंता होती है। ठीक है, आशुतोष तिवारी कुछ कह रहे हैं, कहा है कि भीतरघात हुआ है, तो भीतरघातियों से मेरा केवल इतना ही कहना है कि जो ऐसे भीतरघाती है कि भारतीय जनता पार्टी को मां कहते हैं और मां के साथ फिर इस प्रकार का मजाकिया अंदाज करते हैं, मुझे लगता है दूसरा पक्ष उनको भावनात्मक रूप से भी सोचना चाहिए। अपने मस्तिष्क में इस हद तक की राजनीति नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पार्टी विद डिफरेंस के नाते जाना जाता है। बीजेपी में काम करने वाला कार्यकर्ता सबकी सेवा के लिए रहता है, दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद पर चलता है। चुनाव अलग बात है, पर पार्टी का कार्यकर्ता उसकी अपनी पवित्रता, प्रामाणिकता के साथ सार्वजनिक जीवन में होना चाहिए। मोदी जनादेश आएगा, हाथ जोड़कर सर झुका, सबको बात कर लेंगे। ये हमारे अपने लोग हैं, इनको बात करने दीजिए। क्या कहेंगे? जो जनादेश आएगा, हाथ जोड़कर सर झुका करके उस जनादेश को स्वीकार करूंगा। समीक्षा होगी, उस समीक्षा में आए हुए जो भी विषय होंगे उन विषयों। चलिए, देखिए, आशुतोष तिवारी को आप सुन रहे थे, भाजपा के प्रत्याशी हैं। और सर प्रभु जी, आपने सुना होगा भीतरघात की बात यहाँ पर आशुतोष तिवारी कर रहे थे। सर भावुक थे, जाहिर सी बात है, उन्होंने पीताम्बरा माई को लेकर भी जिक्र किया। सर क्या माने इस हार को, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, ये जो आशुतोष तिवारी कह रहे थे वो खुद ही कह रहे हैं, पार्टी विद डिफरेंस है बीजेपी। और अब बीजेपी पार्टी विद डिफरेंसेज हो गई है, कि उसी का परिणाम है कि आप चुनाव जीतने के पहले यदि जीतते तो आज शायद भूल कुछ और होते, चुनाव हार गए तो भीतरघात की बात करें। भीतरघात वो चीज है जिसको लेकर आपको पोलिंग में समझ में आ जाता है, मतदान होता है तब समझ में आ जाता है, मतदान से मतगणना के बीच का जो समय है। ठीक है, ठीक है सर, एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। 13वें राउंड की काउंटिंग भी हो चुकी है, जहां एक बड़ा अपडेट अपने आप में ये हो जाता है, जहां आपको बता दें कि लगातार इस समय जश्न का माहौल कांग्रेस में तो देखने को मिल ही रहा है, और कांग्रेस को इस 13वें राउंड में भी भारी बम्पर बहुमत से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरीके से जीत ही दर्ज कर रही है। 14,689 वोटों से यहाँ पर कांग्रेस एक बार फिर आगे चल रही है, और बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी लगातार पीछे चल रहे हैं। और ये दतिया उपचुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट है, बड़ा उलटफेर इस समय आप देख पा रहे हैं। 13वें राउंड की काउंटिंग में भी यहां पर बम्पर बढ़त कांग्रेस की देखने को मिल रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लगातार आगे चल रहे हैं, 14,689 वोटों से वो अभी भी आगे चल रहे हैं, लगभग जीत के नजदीक है। और जहां कांग्रेस चूंकि लगातार दावे कर रही थी, खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी लगातार दावे कर रहे थे जीत को लेकर, और उसका धरातल पर कहीं ना कहीं परिणाम दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद पूरे नतीजे घोषित हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के घनश्याम सिंह लगातार आगे चल रहे हैं और 14,689 वोटों से वो लगातार आगे चल रहे हैं। और फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।